हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। सबसे पहले तो सॉरी कि ये एनालिसिस कल आना चाहिए था, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से मैं डेटा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, तो वो अभी रिजोल्व हो गया है। तो मेरे पास सारा डेटा आ गया है, तो मैं यहाँ पे डिटेल एनालिसिस आपको मौका दूंगा। लाइव टेस्ट 15 जो आरबी प्लेटफॉर्म पे कराया गया था 24 और 25 अगस्त को। साथ ही साथ इसमें मैथ्स के सारे सोल्यूशन मैं दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जैसे एग्जाम डेट्स आपको ऑलरेडी पता है किस किस डेट पे एग्जाम होगा, वो डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम पे एक भारी समस्या आ पड़ी है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि जो ये वाला मॉक था 15, ये क्यों इंपॉर्टेंट था और इससे क्या क्या डिडक्शंस निकाली जा सकती हैं। क्योंकि जो ये पेपर था ये पीवाईक्यू बेस्ड पेपर था। अभी मैं बताऊंगा कौन सा पेपर, सारी चीजें डिस्कस करूंगा कैटेगरी वाइज। इस पर्टिकुलर शिफ्ट में अगर आपने ये पेपर दिया तो क्या सेफ स्कोर हो सकता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और आरबी के जो इसके पहले के 14 मॉक्स हैं उसके बारे में भी, उससे भी कंपेरिजन करके देखेंगे कि इस मॉक्स का लेवल और उन बाकी सारे मॉक्स के लेवल में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज हैं और किस तरीके से आपको आरबी के मॉक्स को लेना चाहिए। और बाद में मैथ्स के सारे क्वेश्चन बेस्ट तरीके से मैं आपको सोल्व कराऊंगा। तो पूरी वीडियो देखना चाहे 2x स्पीड पे, जिससे कि कुछ छूटे ना। मैथ्स का सॉल्यूशन आपके ऊपर है। इफ यू नीड टू सी सम गुड ट्रिक्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस तो आप देखिए, अदरवाइज अगर आपको सारा हो गया क्लियर तो इसके यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है जिसे आप अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सीजीएल 2024 आपका 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक होना है, जिसमें डेट्स है 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 25 और 26। काफी सारे रीजन का एडमिट कार्ड स्टेटस आ गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, वेस्टर्न रीजन का आ गया, एनडब्ल्यूआर रीजन का आ गया, सीआर रीजन का ऑलरेडी आ चुका है और बाकी हो सकता है 1-2 रीजन का और आ गया हो। और आने वाले 3 से 4 दिन में सभी रीजन का एडमिट कार्ड स्टेटस आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एग्जाम डेट कौन सी है, एग्जाम की शिफ्ट कौन सी है, कौन सी सिटी में एग्जाम है। एक्चुअल एडमिट कार्ड एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले ही आता है, तो वो आप अगर मान लो 9 तारीख को एग्जाम है तो आपको एक्चुअल एडमिट कार्ड मिलेगा से 4 से 5 तारीख के आसपास। ठीक है, अगर आपका से 26 तारीख को एग्जाम है तो एडमिट कार्ड आपको हो सकता है 20 के आसपास आए। इस तरीके से चीजें चलती हैं। ठीक है, तो पैनिक मत कीजिएगा। 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, जबकि इतने टाइम से 4 शिफ्ट में से करा रहा था, अब 3 शिफ्ट में होगा। 9 से 11, 12 से 1.5 और 4 से 5, टोटल 12 डेज, 3 शिफ्ट आ डे, तो टोटल 30 शिफ्ट में आपका एग्जाम कराया जाएगा। क्या आप तैयार हैं एग्जाम के लिए? आपकी प्रिपरेशन कैसी है उस पर जोर लगाइए और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। टेलीग्राम पे एक सुबह मैंने मैसेज भी डाला था। हुआ क्या है, जो टेलीग्राम के सीईओ हैं, ठीक है, उन्हें यहाँ पे फ्रांस के अंदर अरेस्ट कर लिया गया। अब टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को पता है बहुत सारा लीक्ड कंटेंट भी अवेलेबल होता है और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो रही होती हैं जो आप सभी लोग जानते हैं कि वो जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, तो उसी के चलते उन्होंने कुछ गाइडलाइंस होंगी कंट्रीज की, वो फॉलो नहीं किया, जिसके चलते उन्हें फ्रांस में पकड़ा गया और इंडिया के अंदर भी यहाँ पे बात चल रही है कि टेलीग्राम हो सकता है फ्यूचर में बैन हो जाए। ठीक है, ये न्यूज है द हिंदू की, आप देख सकते हैं। सीईओ को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। और इंडिया के बारे में जो खबर है वो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि जो इंडिया गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है टेलीग्राम को ओवर इट्स मिसयूज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज एज एक्सटोर्शन एंड गैम्बलिंग। ठीक है, एक्सटोर्शन में, गैम्बलिंग में टेलीग्राम का काफी ज्यादा यूज होता है। आपको पता है टेलीग्राम पे सारे मैसेजेस तक डिलीट हो जाते हैं, आप कन्वर्सेशन की हिस्ट्री हटा सकते हैं, आपको नंबर विजिबल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो बिल्कुल एनोनिमस रह के सारी एक्टिविटीज की जा सकती हैं, ट्रांजेक्शंस भी की जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज की वजह से टेलीग्राम का मिसयूज बहुत होता है और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा और लगी अगर जरूरत तो टेलीग्राम को बैन भी किया जा सकता है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। स्टूडेंट्स के लिए, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि टेलीग्राम एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है कंटेंट के लिए। कि आप टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर हम देखें ओवरऑल तो टोटल अभी 6.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और जितना हम यूट्यूब पे मेहनत करते हैं उससे कहीं ज्यादा मेहनत हमने टेलीग्राम पे की। इतनी पीडीएफ आप लोगों को दिया है, इसी के सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, डिटर प्लस भी, रेलवे, अलग अलग तरीके से अरेंज करके आपको टेलीग्राम पे डाली हुई है। तो इट विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर अस एज वेल इफ टेलीग्राम गेट्स बैंड, बट कोई नहीं, आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप व्हाट्सएप चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे और हम कोशिश करेंगे वो सारी फाइल्स भी, अगर टेलीग्राम पे कुछ होता है तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सारी चीजों के लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाए। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर ज्वाइन कर देना व्हाट्सएप चैनल आरबी का। ये व्हाट्सएप चैनल मैंने 1 साल पहले बनाया था, लेकिन कभी प्रमोट इसलिए नहीं किया इसे क्योंकि मुझे लगता था कि व्हाट्सएप की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पे जब हम मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप की इतनी क्या नीड है। काफी सारे लोगों ने बना रखे थे, लेकिन प्रमोशन मैंने अभी से शेयर किया क्योंकि अगर टेलीग्राम बैन होता तो कोई ना कोई जरिया होना चाहिए, आपस में हम लोगों को कम्युनिकेशन हो पाए। क्योंकि इतनी ज्यादा वीडियोस तो नहीं बना सकते हर छोटी चीज पे कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये स्टेटस आ गया, अब ये चीज हो गई, उसके लिए हर एक चीज के लिए वीडियो बनाई जाए। तो बेटर है कि आपसे हम डायरेक्टली एक मैसेज के थ्रू सारी चीजें बता पाए, इसलिए आप व्हाट्सएप आरबी का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं मॉक्स पे।
हर संडे को आरबी का फ्री 2024 का लाइव टेस्ट होता है, वेडनेसडे को टीयर 2 का लाइव टेस्ट होता है। अभी सीएचएसएल के चल रहे हैं, सीएचएसएल के बाद सीजीएल के स्टार्ट कर देंगे टीयर 2 के। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो ये फ्री टेस्ट है। सीजीएल के जो अब तक 15 टेस्ट हो चुके हैं, सारे के सारे आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिए हैं। आप टेस्ट फॉर्म में दे सकते हैं जब मन करे। तो आपको अगर लगता है कि आप पीवाईक्यू मॉक्स तो काफी जगह फ्री होते हैं, आरबी पे भी अवेलेबल है या फिर कहीं पेड भी होते हैं, तो आप देख सकते हैं पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए आने वाले टाइम में। और अगर आपको अलग मॉक्स परचेज करने हैं तो उससे बेटर है कि आरबी के जो फ्री मॉक्स आप ये भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो बिगिनर ज्यादा इस पे ना जाए, लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी है वो जरूर इन्हें सोल्व कर सकते हैं। बिगिनर्स वाले 2022-2023 के पीवाईक्यू लगाएं, जो कि जनरली बहुत इजी है। 2020-21 का लेवल बहुत अच्छा है सीजीएल का, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। टोटल जो टेस्ट है ये लगभग 29,000 एस्पिरेंट्स ने दिया। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन अवेलेबल करा दिया गया आप लोगों के लिए। अब हम यहाँ पे अगर देखें, देखो टॉपर्स जो है, टॉपर्स का स्कोर जा रहा है यहाँ पे 197.5। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पीवाईक्यू टेस्ट है। पीवाईक्यू टेस्ट में चीटिंग करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। अब जनरली कोई हम नया टेस्ट बनाते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि क्वेश्चंस चेंज करेंगे, मैथ्स की वैल्यू चेंज करेंगे, तो आपको मेहनत लगी सोल्व करने में। पीवाईक्यू में क्या है, कुछ बच्चों को आंसर पता होता है पहले से, क्योंकि उन्होंने पहले सोल्व कर रखा है, या मान लो मैंने ही पढ़ा रखा है आपको, मैं पीवाईक्यू सारे करा देता हूँ आपको। तो जिन लोगों ने वो पढ़ रखा है तो उन्हें कुछ क्वेश्चंस का तो देखते हैं आंसर भी याद आ गया होगा, कैलकुलेशंस कैसे सॉल्व करनी है उस तरह के क्वेश्चंस में वो पहले से पता होता है, तो चीजें इजी हो जाती हैं। और चीटिंग का केस बहुत आसान हो जाता है कि बच्चे ने क्वेश्चन उठाया, उसे गूगल पे डाला, सॉल्यूशन मिल गया, आंसर मार्क कर दिया। तो टॉपर्स का स्कोर बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन रियल एग्जाम में इतना नहीं आएगा। पीवाईक्यू पेपर में ये दिक्कत रहती है, ठीक है। पीवाईक्यू इसलिए दिया जिससे कि हम एनालाइज कर पाए एक्चुअली में आपकी प्रेजेंट स्टैंडिंग क्या है। और जो मॉक मैंने उठाया वो भी काफी पुराना है, जिससे कि कोई दिक्कत आपको नया, मतलब कम लोगों ने दिया, ऐसा नहीं है कि सभी ने दे रखा है। जिसकी तैयारी अच्छी है उसने दे रखा होगा, बाकी जिसकी तैयारी थोड़ी कम है, रिसेंटली ज्वाइन किया, शायद उसने वो मॉक पूरा का पूरा ना दे रखा हो या कुछ चीजें छुटी भी हो, तो उससे अब एनालाइज भी कर पाएंगे, क्योंकि हमें उसकी कट ऑफ भी पता है, कैटेगरी सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो ये मॉक का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आरबी के प्रीवियस मॉक्स को भी हम कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। इसमें एवरेज स्कोर 118 मार्क्स गया। हालांकि अगर एक्चुअली में ये पेपर आपके सामने आ जाता और मतलब इसकी वैल्यू चेंज करके मैं पेपर बनाता, तो हो सकता है इसमें 10 या 12 नंबर तक का डिग्री रह जाता। तो एवरेज स्कोर इस पेपर में भी 106-108 रह जाता आप लोगों का, ठीक है। फिर भी इतना नहीं लूंगा मैं, थोड़ा मार्जिन कम करके सारी चीजें समझाऊंगा आपको। चलो मैं आगे बढ़ता हूं अब इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अगर हम देखें 180 या उससे ज्यादा स्कोर करने वाले 81 एस्पिरेंट्स है। इसे देख के डिमोटिवेट नहीं होना है, पीवाईक्यू में ऐसा ही होता है। और 125 या उससे ज्यादा स्कोर करने वाले आउट ऑफ 29,000 14,667 एस्पिरेंट, मतलब 50% बच्चों ने 125 या उससे ज्यादा स्कोर किया इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एवरेज स्कोर, मीडियन स्कोर, टॉप 15 एस्पिरेंट्स का स्कोर, ठीक है। सारा आपको डेटा यहाँ पे दिख रहा है। 150 से ज्यादा स्कोर करने वाले 4477 एस्पिरेंट्स हैं आउट ऑफ 29,000 एस्पिरेंट्स। परसेंटाइल आप देख सकते हैं यहाँ पे 125 पे आपकी 50 परसेंटाइल जा रही है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 150 मार्क्स पे यहाँ पे आपकी 85 परसेंटाइल कुछ इस तरीके से चल रहा है। 75 परसेंटाइल आपकी 140 मार्क्स के आसपास यहाँ पे कुछ आएगी, ठीक है। ये टॉपर्स का स्कोर है, फिलहाल इसे इग्नोर कर दो। इसमें बहुत सारी चीजें हम इग्नोर करके कुछ और चीजें भी बताऊंगा मैं आपको। अब यहाँ पे एवरेज स्कोर अगर मैं रीजनिंग में देखूं तो इस पर्टिकुलर टेस्ट में बच्चों का गया 33.5, मीडियम स्कोर है 36, ठीक है। मैथ्स का एनालिसिस अगर मैं करता हूं तो एवरेज स्कोर गया 26.8, मीडियन इतना। जीके का 22.7, और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में एवरेज गया 35। अब जीके में जीके में जो इतना स्कोर गया इसके पीछे मेन रीजन क्या है, क्योंकि पीवाईक्यू पेपर है, बच्चों ने पीवाईक्यू सोल्व किए हुए तो इतना आ गया। रियल एग्जाम में जब ये एग्जाम हुआ था तो इतना स्कोर कर पाना जीके में इस पर्टिकुलर एग्जाम में आसान नहीं था, ठीक है। और मतलब जो अगर ज्यादा सैंपल स्पेस पे देखते तो बहुत कम आता बच्चों का स्कोर। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। जो ये पेपर है ये कराया गया था 18 अगस्त 2021 को शिफ्ट 3 के अंदर। कब? 18 अगस्त 2021 शिफ्ट 3 सीजीएल 2020 का इसलिए या 22-23 का सबने दे रखे हैं। 20-21 के भी काफी बच्चों ने दे रखे होंगे, तो 20 का उठाया मैंने फिर भी कि थोड़े कम बच्चों ने शायद दे रखा हो, इसलिए इस पर्टिकुलर शिफ्ट में अगर मैं जो मेरे पास डेटा आया था उस टाइम मार्क्स आने के बाद, उसमें जब मैं एवरेज स्कोर के बेसिस पे सिंप्लीफाई करता हूं तो मैथ्स में लोगों को उस टाइम पे एवरेज स्कोर इसके अंदर आया था 31.22। हमारे मॉक में अभी बच्चों का इससे भी कम चल रहा है। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये जो शिफ्ट थी हमारे पास ये कुछ इस तरीके से, अगर मैं हार्डनेस के लेवल पे देखूं तो ऊपर से लेके यहाँ पे नीचे तक अगर सारे को कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से 7वें 8वें नंबर पे मैथ सेक्शन में
ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं रीजनिंग का सेक्शन इसका थोड़ा सा अच्छा था। इसके अलावा अगर मैं इंग्लिश का सेक्शन देखूं तो इंग्लिश यहाँ पे लाई करता है, और यहाँ पे अगर हमारे पास इसमें जीके का सेक्शन देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके से लाई करता है। अगर ओवरऑल इस शिफ्ट की परफॉर्मेंस देखी जाए तो हमारे पास ये हार्डनेस के बेसिस पे 10th लेवल पर आ रही है, 21 शिफ्ट थी इसमें, तो मैं मिडल की साइड थोड़ा सा मान सकता हूं या मिडल से थोड़ा सा ऊपर की साइड मान सकता हूं। मोटी बात यह है कि इस शिफ्ट में बच्चों का जो नंबर बढ़ा था ना एवरेज में, वो लगभग 17 के आसपास बढ़े थे, और हमारी कट ऑफ कितनी गई थी, यहां पे जो हमारी कट ऑफ गई थी इस पर्टिकुलर एग्जाम में अनरिजर्व कैटेगरी से, वो गई थी यहां पे 132.37। इसका मतलब यहां पे 17 अगर मैं घटा दूं तो 115.5 के आसपास मान के चलो, इतने नंबर रो स्कोर बच्चा उस टाइम पे लेके आ रहा था, तो उसकी कट ऑफ इस पर्टिकुलर शिफ्ट में क्लियर हो गई थी। लेकिन क्या अभी भी इतने मार्क्स आप ले आओगे तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगी इस पेपर में? नहीं, आपको विद टाइम 4 साल के अंदर कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ा है। कंपटीशन इन द सेंस कि काफी ज्यादा सोर्सेस अवेलेबल हो गए आपको पढ़ने के लिए, बहुत सारे क्या कहते हैं पेड क्लासेस अवेलेबल हैं, फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, जो उस टाइम पे इतनी शायद नहीं होती थी, इतने कंसाइज वे में आपको चीजें नहीं मिलती थी। तो वक्त के साथ साथ कंपटीशन हर साल बढ़ता ही है, तो कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। उसके आप मान के चलो कि लगभग 4 साल में 6 नंबर तक अगर सेम ही पेपर होता, आज के टाइम में ले लेते, सेम ही वैकेंसी होती, तो 6 नंबर तो वैसे बढ़ जाते, ठीक है। अगर मैं बात करूं उस टाइम पे जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहे थे वो हमारे पास थे 1,14,000, ठीक है। इस बार कितने होंगे, लगभग 1.5 लाख के आसपास मान लो, तो 1.34 या 1.3 टाइम्स मान लो कैंडिडेट्स इस बार क्या होंगे, 3 या 4 ले लो कि क्वालिफाई करेंगे। लेकिन एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स 2020 में अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट सिर्फ 7 लाख थे, जब 33% जनरली अटेंडेंस रहती थी। लेकिन अभी हम सीपीओ को देख रहे हैं, सीएचएसएल को देख रहे हैं, तो लगभग अटेंडेंस काफी ज्यादा एस्पिरेंट्स की जा रही है, 50% तक अटेंडेंस हो रही है। तो एग्जाम देने वाले बच्चे 2020 के कंपैरिजन में इस बार लगभग क्या होंगे, डबल या उससे भी ज्यादा होंगे, ठीक है। और जबकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो टियर 1 को क्वालिफाई करेंगे वो तो 1.5 गुना ही है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा कट ऑफ में इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो 6 नंबर वहां मान लो आप, ठीक है, और 1 से 2 नंबर आप चाहो तो बढ़ा सकते हो उसके, कि कंपटीशन ज्यादा है, नहीं बढ़ाना चाहो तब भी छोड़ दो, क्योंकि पीवाईक्यू पेपर था, काफी बच्चों ने देखा हुआ था, इसकी वजह से एवरेज में इंक्रीमेंट आता है, बच्चा जो स्कोर कर रहा है वो ज्यादा कर पा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी 4 से 5 नंबर का मिनिमम इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो आज के टाइम में अगर ये पेपर आपका होता है 2000 क्या कहते हैं सिर्फ वैल्यू चेंज करके सिमिलर पेपर को आपको एग्जाम में दे देते हैं 2024 के अंदर, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ देखो 6 और 5 11 तो लगभग ये हो गया, ठीक है। और 1-2 नंबर और अगर आप सेफर जोन में रहना चाहते हो तो 10 नंबर बढ़ाओ, वरना 15 नंबर तक भी इंक्रीज कर सकती है कट ऑफ। तो आप मान के चलिए कि अगर यही पेपर वैल्यू चेंज करके एग्जाम में बनाया जाता तो इस पर्टिकुलर पेपर से आपको क्वालिफाई करने के लिए 125 से 130 नंबर के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी से लाने पड़ते। ये 3-4 चीजें आपको समझ में आ गई। तो पेपर पुराना है लेकिन इतना नंबर लाना पड़ेगा आपको इस तरह के पेपर में, ठीक है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो यहां पे मैंने एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर आपको उसी हिसाब से बताया, मैंने कुछ ज्यादा नहीं करा, मैंने सिर्फ 10 नंबर इंक्रीज करे, लेकिन इवन इट कैन इंक्रीज फर्दर। तो यूआर में बढ़ा दिए, यूआर की जो कट ऑफ थी, ठीक है। ओबीसी में देखो पहले कट ऑफ इतनी, उसमें जो इंक्रीज हुए थे वो घटा दिए मार्क्स, और जो कंपटीशन की वजह से और बाकी सारी चीजों की वजह से मार्क्स बढ़ने चाहिए वो बढ़ाए। तो लगभग इस तरह का पेपर अगर आपका आता है तो लगभग इतना इतना सेफ स्कोर रहेगा। ईडब्ल्यूएस उस टाइम पे कम बच्चों का बनता था, और तो इसलिए 5 नंबर और एक्स्ट्रा बढ़ाए मैंने कट ऑफ में, और बाकी एससी एसटी कैटेगरी में 5 नंबर इसलिए बढ़ाए क्योंकि अब ज्यादा कॉम्पिटिशन एससी एसटी में भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो लगभग इतना इतना सेफ स्कोर आप मान के चल सकते हैं इस पर्टिकुलर पेपर का अगर एग्जाम में आ जाता है। इसमें ये रेंज हो गई, और वर्स्ट केस सिनेरियो में +5 और कर लो। तो इसका मतलब ये है कि आपका अगर इस पर्टिकुलर मॉक के अंदर 130 प्लस आया है अनरिजर्व कैटेगरी से, तो इसका मतलब आप 2024 टीयर 1 के लिए बहुत अच्छे तरीके से सेफ हो, ठीक है। 125 आया है तो भी आपके चांसेस है कि आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने उस तरह के पेपर सोल्व कर रखे हैं उन्हें थोड़े से ज्यादा, जिन लोगों ने जिनके लिए पेपर पहली बार था, जिन्होंने प्रीवियस ईयर भी नहीं लगा रखे, सिर्फ क्लासेस वगैरह देखी है, उसके अलावा कुछ नहीं किया, तो उनके लिए 125 भी सेफ स्कोर ठीक है। जिन्होंने चीजें प्रीवियस ईयर सोल्व किए हुए हैं उनके लिए 130 इस पर्टिकुलर पेपर में सेफ स्कोर की साइड मेरे हिसाब से जाएगा। अगर मैं इसे आरबी के मॉक से कंपेयर करूं कि आरबी के जो मॉक्स गए हैं अभी हमने जितने भी लिए हैं उससे ये प्रीवियस ईयर पेपर, और ये भी मैंने 2020 का डिफिकल्ट शिफ्ट नहीं ली, बीच में 10वें नंबर पर आ रही थी हार्डनेस के लेवल पे। ओवरऑल 21 शिफ्ट थी, तो मिडिल की साइड थोड़ा सा पड़ रहा है, या थोड़ा सा मिडिल से थोड़ा सा हार्ड मान लो आप। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमने जो आरबी के मॉक्स आपको प्रोवाइड करे हैं इतने टाइम में, क्योंकि देखो ऑल्दो ये पीवाईक्यू है और ये मेरे नए टेस्ट थे, उसमें रीजनिंग में बच्चों का एवरेज स्कोर था 34.77, यहां पे है 33,
ठीक है, पीवाईक्यू में भी बच्चों का जो हमारे टेस्ट उसमें ज्यादा आ रहा था, इससे थोड़ा सा कमी आ रहा है और एक्चुअल एग्जाम में इससे थोड़ा सा और कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैथ्स की बात करूं तो हमारे टेस्ट के अंदर एवरेज स्कोर बच्चों का 27.22 है। काफी बच्चे होते हैं सर मैथ्स क्या बना दिया आपने, इतना मुश्किल पेपर क्यों बना दिया। 2020-21 का अगर सीजीएल का एवरेज पेपर जैसा भी पेपर आया ना तो आपको दिक्कत आएगी, तो आपको रेडी रहना ही। 2020 का पेपर किसने बनाया, एसएससी ने बनाया। 2021 का पेपर किसने बनाया, एसएससी ने बनाया। वेंडर कौन है, टीसीएस है। ठीक है, सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। 22 और 23 का उन्होंने जनरली इजी बना दिया। अब 24 का देखते हैं क्या होता है, क्या आपका इजी ही बना दे 22 और 23 की लाइन में। तो जो बिगनर्स हैं वो 22 और 23 को ही फ्रेमवर्क मान के अपनी तैयारी करिए, उसके पेपर्स को मॉक फॉर्म में दीजिए। अगर आप यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन का लेवल अच्छा है तो आप 2020-2021 के सीजीएल के पेपर को भी मॉक फॉर्म में देके देखिए, जिससे कि एग्जाम में अगर ठीक ठाक पेपर आपका आ गया, अच्छी शिफ्ट आ गई तो आपको दिक्कत ना आए। ये चीज क्लियर हो गई। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ जीके का एवरेज स्कोर हमारे मॉक्स के अंदर लगभग 17 है और यहाँ पे 22.73 जा रहा है। और ये 22.73 इसलिए जा रहा है क्योंकि बच्चों ने क्वेश्चन देखे हुए हैं। यहाँ पे न्यू क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्ट एसएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आएगा, तो इतना ही जाएगा। ठीक है, और उस टाइम पे भी जब बच्चों ने जीके का पेपर दिया था तो उसमें भी शिफ्ट में किसी बच्चे के ऐसे नहीं आ रहे थे कि 20-20 नंबर आ रहे हैं एवरेज में। ठीक है, अगर जीके का ये उन बच्चों का एवरेज है जिनके लगभग 100, देखो ये शिफ्ट दिखा रहा हूं ना, 145 जिनका नॉर्मलाइज स्कोर बन रहा था, एवरेज में 128 नंबर आ रहा था। ये उन लोगों का डेटा है मेरे पास। और उसमें भी अगर मैं जीके का स्कोर देखूं लोगों का एवरेज में कितना चल रहा था इस पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पे जीके का यहाँ पे चल रहा था 19.52। ठीक है, तो एक्चुअल एग्जाम में लगभग एवरेज में जीके का स्कोर लगभग बच्चों का 15-16 ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता, तो जीके का भी मॉडरेट है। अब दिक्कत आती है इंग्लिश के टेस्ट में, जो हमारे मॉक्स का लेवल है इंग्लिश का वो कंपेरेटिवली बेटर है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। इसमें लोगों का एवरेज स्कोर 35 आ रहा है। ठीक है, और अगर मान लो क्योंकि पीवाईक्यू था तो काफी बच्चों को वर्ड्स वगैरह याद होंगे, थोड़ा मैं 2-3 नंबर कम भी कर लूं, चलो इसे 32 भी मान लो, तो भी हमारा जो लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, 4 नंबर के आसपास। ठीक है, तो बाकी सब लेवल्स अगर हम देखें तो कुछ शिफ्ट इजी भी रहेंगी इससे, कुछ शिफ्ट डिफिकल्ट भी रहेंगी, तो ये तो एग्जाम में भी होता है। तो जो पेपर जो हमने फ्रेम किया उसे 2020-21 के हार्डनेस के लेवल को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया, क्योंकि 22 और 23 का जनरली इजी था। तो जिन लोगों की प्रिपरेशन ठीक ठाक है वो आरबी के मॉक्स दे सकते हैं, जिन लोगों की प्रिपरेशन वीक है तो वो अवॉइड करें, क्योंकि आप अगर डिमोटिवेट हो जाते हो मॉक्स का स्कोर देख के तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, ये मैं फ्री मॉक्स के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उसका सारा एनालिसिस मैंने आपको कराया भी है। 2020 के सीजीएल के मैथ्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मैंने सारे करा रखे हैं, मैं आपको अभी करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये सारी चीजें जिन्होंने पहले से जुड़े हुए, जिन्होंने देखी होगी वीडियोस, तो उनके लिए क्वेश्चंस ये बहुत सारे सिमिलर भी रहे होंगे। अगर मैं बात करता हूं यहां पे अब हम चलते हैं मैथ्स के सॉल्यूशन की तरफ, कि इस पर्टिकुलर शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस मैथ्स के हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं कम से कम टाइम में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें जो साइड्स राइट एंगल को कंटेन करती हैं वो है मेरे पास 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। मतलब राइट एंगल अगर मेरे पास ये है तो एक साइड 5 होगी और एक साइड मेरे पास 12 होगी। इसके अंदर अगर हम एक सर्कल डाल दें तो हमें बताना है इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो हमें इन रेडियस की लेंथ पूछिए एक राइट एंगल ट्राइंगल की। तो फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर ये 5 है ये 12 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 13। इन रेडियस होता है मेरा p प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2। और अगर मैं इसे सोल्व कर लूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 5 प्लस 12 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2, ये बचेगा मेरे पास 17 माइनस 13 4 बाई 2 डेट इज 2। दिस इज माई आंसर। चले आगे। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक फैक्ट्री की एवरेज प्रोडक्शन दिसंबर के महीने में 512 है। फर्स्ट 20 डेज की एवरेज प्रोडक्शन 515 है, लास्ट 13 डेज की एवरेज प्रोडक्शन 510 है। तो हमें बताना है 19 एंड 20 दिसंबर की एवरेज प्रोडक्शन क्या रही होगी। अब किस तरीके से निकालेंगे, डेविएशन के कंसेप्ट से चुटकियों में आप ये सवाल निकाल सकते हो। आप कहोगे सर दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। 31 डेज का हमें एवरेज क्या दे रखा है ये। अब यहाँ पे स्टार्टिंग के 20 और लास्ट के 13 कितने हो गए यहाँ पे मेरे पास 33, मतलब 2 ही डेज क्या हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे, और उन दोनों डेज का हमें एवरेज पूछा है। तो आप डेविएशन लगाओ, ये 512 है, ये कितना हो गया 515, 3 से इंक्रीज हो गया कितने पे 20 पे, तो 20 इंटू में 3। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एवरेज है 13 का 510, कितना कम हो गया 2 से, तो 13 का एवरेज हो गया 2 से कम। अब हमारे पास 2 डेज में ये टोटल डेविएशन इतने का दिखेगा, एवरेज निकालूंगा तो एवरेज में डेविएशन कितने का दिखेगा, डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है, तो मेरे पास जो बाकी जो बीच के 2 दिन है उनका एवरेज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जो मेरी एवरेज वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में मान के चला था डेट इज 512, उसमें हम मीन डेविएशन को ऐड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 26, ये वाली वैल्यू मेरे पास आई 34 डिवाइडेड बाई 2 17, 512 में 17 जोड़ दो 529। दिस इज माय आंसर। ये डायरेक्ट अप्रोच से मैंने कराया है, आपको इसके क्वेश्चंस भी सारे के सारे मैंने करवा रखे हैं चैप्टर वाइज भी, तब आप वो वीडियो देखी होगी तो उसमें डिटेल में सारे कंसेप्ट के साथ बताया होगा, अभी मैंने थोड़ा डायरेक्ट करा दिया। जिन लोगों को डेविएशन कंसेप्ट नहीं आता वो बिल्कुल बेसिक से कर लेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को दोनों जगह क्या कर दो, इक्वेट कर दो। आप कहेंगे सर 512 इंटू में मेरे पास कितना 31 प्लस 2 डेज है तो उनका मेरे पास क्या करना है, उनका एवरेज बताना है, तो 2a लिख सकता हूं, उनका सम ये हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 20 इंटू में 515 प्लस मेरे पास 13 इंटू में 510। सोल्व करो और अपना a की वैल्यू निकाल लो, वही आपका आंसर है। ये हो गया बेसिक, जो बेसिक से करना चाहे वैसे, जिसे डेविएशन आता है तो डायरेक्टली वो कर ही लेगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में कहता है एक टीवी को हमने 8% गेन पे बेच दिया, अगर उसे 2553 लेस पे बेचा होता तो हमें लॉस क्या होता, 15% का होता। तो अगर हमें 18% टीवी पे गेन करना है तो आप बता दो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। एक चीज तो आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ये समझ सकते हैं कि फाइनली जो भी मेरे पास कॉस्ट प्राइस होगा हमें उस पर क्या करना है, 18% का गेन चाहिए। मतलब कितने का बेचेंगे, 118 भाग 100 का बेचेंगे। तो जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ तो जो मेरा आंसर आएगा वो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को काट दूं तो ये वाली वैल्यू 59 और ये 50, तो मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली 59 का मल्टीपल होगा, जो आप चारों ऑप्शन में एक बार को चेक कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो आंसर ये होगा या ये होगा। आप दोनों 59 से डिवाइड करके देखो कि कौन सा ऑप्शन मेरा 59 से कट रहा है। इसे चेक करना आसान है, तो इसे अगर मैं काटूंगा 59 से तो ये वाली वैल्यू 420, फिर 59 से करेंगे मेरे पास 7 जज आएगा, फिर 7 कम रह जाएगा 72, ये भी मेरा 59 से नहीं कटेगा, तो यही आंसर है। ऑप्शन से करते तो इस तरीके से देखा जा सकता था। और क्यों मैंने इससे चेक किया, 59 मेरे पास एक ऐसी वैल्यू है जिससे चांसेस कम है कि 2 से ज्यादा ऑप्शन कटे, और यहाँ पे सिंपल सिंपल वैल्यूज दे रखे हैं तो वेरीफाई करना आसान है। ये हो गया डायरेक्ट अप्रोच। अगर आप ये चीज दिमाग में नहीं आती तो बेसिक से तो आप कर ही लेंगे। कॉस्ट प्राइस को हम जनरली क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। पहले हम उसे 8% के गेन पे बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 108। सेकंड केस में कह रहा है कि अगर मैं इतने रुपए कम का बेचता तो मुझे लॉस कितने का हो जाता, 15% का हो जाता। 15% का लॉस होता तो मैं कितने का बेचता, 85 का बेचता। कितने की वैल्यू मैंने कम कर दी यहाँ पे, अगर मैं रेशियो की टर्म्स में देखूं तो यहाँ पे 8 और 15 कितना होता है, 23 होता है। डायरेक्टली कर सकते हैं यहीं पे, वरना इंडिविजुअल वैल्यू निकाली है तो यहाँ पे आप 23 रेशियो दिख जाएगा। 23 रेशियो आपका किसका रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है 2553 का। तो 100 रेशियो हमारा कॉस्ट प्राइस रिप्रेजेंट करता है, तो 100 रेशियो निकालेंगे। 23 से इसे काटूंगा मैं, पूरा का पूरा कटना चाहिए, तो 1 टाइम्स जाएगा, फिर 25, फिर 1 टाइम्स जाएगा, फिर 23 1, तो ये आ गया 100 रेशियो 11100। अब इसमें ये वाली वैल्यू 118 भाग 100 करना था हमें, सोल्व करेंगे तो ये कट गया। यूनिट डिजिट से भी करूंगा अगर चारों ऑप्शन में तो 1 इंटू 8 8, और ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। आगे बढ़ता है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक शॉपकीपर ने एक मशीन 4600 रुपीज की खरीदी और 500 रुपए उसके ट्रांसपोर्टेशन और रिपेयर पे खर्च किए। ठीक है, जो एमआरपी रखा गया कॉस्ट प्राइस से 8% अबव एमआरपी रखा गया, उसे बेचा गया इतने रुपए का। तो हमें बता दो अगर ये X% डिस्काउंट देने के बाद इतने का बेचा गया है तो X का मान क्या होगा। कैसे करेंगे, आप बिल्कुल बेसिक से करोगे। आप कहोगे सर पहले तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 4600 प्लस 500, टोटल कॉस्ट प्राइस तो ये हो गया मेरे पास 5100। अब इसे मैंने 8% का मार्कअप करा, 8% का मार्कअप करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 100। अब इस पे मैं क्या कर रहा हूं, X% का डिस्काउंट, तो मैं 100 माइनस X डिवाइडेड बाय 100 ये डिस्काउंट दे रहा हूं। और उसके बाद जो वैल्यू बेची जा रही है वो है मेरे पास 4681.8। हमें बताना है कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, और चारों वैल्यूज दे रखी है ना, अप्रोक्सीमेशन में कुछ लिखा हुआ है कहीं, और एक फिक्स्ड वैल्यू दे रखी है। किस तरीके से हम करेंगे, आप कहेंगे सर सोल्व करना स्टार्ट करो इसे। देखो मेरे पास 2 जीरो से तो 2 जीरो ये कट गई। अब यहाँ पे देखो कोई मेरे पास 5 का फैक्टर नहीं है ना इन दोनों में, तो मेरे पास नीचे 5 की पावर 2 बचेगी, तो मैं काटता नहीं हूं, मैं 100 को एज इट इज रख लेता हूं। अब सोल्व करेंगे। अब मुझे x की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे मैं क्या वैल्यू रखूं x की, कि पॉइंट के बाद एक सिंगल वैल्यू मिले। आप कहेंगे सर देखो
मैं यहाँ पे अगर 18 यहाँ पे वैल्यू रखता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 88 बचेगा। अगर ये 88 आ गया, नीचे 2 जीरो है, तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आएंगी? 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि ऊपर 5 का फैक्टर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये नहीं हो सकता। 15% अगर मैं रखता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी? ये वाली वैल्यू हो जाएगी 85। उस केस में मैं यहाँ पे 5 से एलिमिनेट कर सकता हूं दोनों चीजों को। अगर 5 से काटा तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा? 17/20, और फिर 2 से इधर कहीं काट लूंगा मैं, तो ये वाली वैल्यू आई मेरे पास 54, इसे 51 ही रहने दो। और यहां पे मेरे पास ये 2 से काट दिया मैंने, तो ये बचा 10। क्लियर है ये वाली चीज? यहां पे 2 से एलिमिनेट कर दिया ना मैंने, पहले 5 से इसे काटा तो 17/20, और फिर 2 से इसे काटा 10, और ये आ जाएगा मेरे पास 54। अब मेरे पास देख लो, पॉइंट के बाद एक वैल्यू बचेगी, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या बचेगी? चारों। अगर मैं देखूं यहाँ पे मुझे पॉइंट में 8 चाहिए, 1 और 4, 4 7 28, 8 आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। बाकी आप आगे भी चेक कर सकते हैं कि सर और कौन सी वैल्यू है, हम ट्राई करके देखें। आप देखो 12 रखोगे तो अगेन मेरे पास यहाँ पे 100 माइनस 12 क्या बचेगा? 88 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 2 है डिनोमिनेटर में, तो काट नहीं पाएगी, तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू जाएंगी, तो ये भी नहीं हो सकता। और अगर आप यहाँ पे 20% को रख के देखो, तो उस केस में क्या हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पे बचेगा 8/10। मैं दोबारा लिखूं क्या यहाँ पे? 51 इंटू में 108 इंटू में मेरे पास 20% अगर x का वैल्यू रखा मैंने, तो ये मेरे पास आ जाएगा 80/100, जिसे मैं 8/10 लिख सकता हूं। और ये वाली वैल्यू अब यूनिट डिजिट से करके देखो क्या ये मैच कर रहा है? 1 इंटू 8 8, 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट आएगी पॉइंट के बाद 4, जो कि यहाँ पे 8 है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। आप इस तरीके से देख सकते हैं अगर आप वैल्यूज की ऑप्शंस की मदद लेना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको ऑप्शन की मदद नहीं लेनी तो इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते। जैसे 51 होता है, इसका 108% निकाल लेते आप, तो एक फिक्स वैल्यू आती, उसमें कितने % का डिस्काउंट दें ये वैल्यू बने, तो अप्रोक्सीमेशन से ऑप्शन से आप चेक कर सकते थे कौन सा बेस्ट ऑप्शन बैठ सकता है। ठीक है, मैनुअली भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन पॉइंट में वैल्यू से थोड़ा कैलकुलेशन में हो सकता है टाइम लग जाए आपको, इसलिए मैंने ये चीज बताई। वरना मैनुअली कैलकुलेशन कर लो, उसमें भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैनुअली भी कैलकुलेशन आप करने बैठोगे हो जाएगी आराम से। चलें क्या आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन में कहता है इस टेबल को पढ़ो और आंसर बताओ। ये 50 लोगों की इनकम के बारे में डेटा दे रखा है। कितने लोग ऐसे हैं जो 250 या उससे ज्यादा अर्न करते हैं लेकिन 350 से कम अर्न करते हैं? तो यहां पे अगर हम देखें डेटा, तो 350 से कम अर्न करने वाले कितने दिखा रहे हैं? लेस देन 350, 40 लोग हैं। 250 या 250 से ज्यादा अर्न करते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं 250 से कम अर्न करने वाले कितने हैं? 26। तो यहां पे अगर मैं देखो 350 से कम अर्न करने वाले 40 हैं, 250 से कम अर्न करने वाले 26 हैं। अगर इसमें से ये घटा दूं तो मुझे वही डेटा मिल जाएगा ना, जो 250 या 250 से ज्यादा लेकिन 350 से कम अर्न करते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन खत्म हो गया। पहले इस तरह के बहुत सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते थे और अब भी आ सकते हैं। ये वाला सवाल इजी है। ए क्यू माइनस बी क्यू हमें ये दे रखा है, हमें ए माइनस बी का मान 9 दे रखा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का मान हमें बताना है कि क्या होगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, यही होता है फॉर्मूला। अब यहां पे a माइनस बी का मान तो मुझे गिवन है 9, इसका मान मुझे नहीं पता, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है? 32349। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसमें से माइनस ए भी कर दूंगा तो क्या मेरे पास यही वाला मान बचेगा जो मुझे निकालना है? तो इसे मैं अगर फिलहाल कैपिटल ए मान लूं तो ये किसके बराबर? 2349। और यहां पे ए का मान क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट चारों ऑप्शन की डिफरेंट है तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा यूनिट डिजिट से करो। 9 है मेरे पास, यहाँ पे 9 है। 9 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 आए? तो आप कहेंगे सर 1 से करना पड़ता है, तो जो भी आंसर होगा उसकी लास्ट डिजिट 1 होगी, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलता हूं अगले सवाल पे। साइन ए प्लस बी 1 के बराबर है, कोस ए माइनस बी √3/2 के बराबर है, ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 90 है, ए ग्रेटर देन बी है। हमें वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर a प्लस बी स्मॉलर देन इक्वल्स टू 90 है तो 90 से बड़ी कोई वैल्यू तो जा नहीं सकती। साइन थीटा 1 कब होता है? जब साइन 90 के बराबर हो। तो ये तो साइन 90 के बराबर, इसका मतलब a प्लस बी किसके बराबर आ गया? 90 के। और अगर a माइनस बी की बात करूं यहाँ पे,
तो मेरे पास क्या है, a बड़ा है b से, तो मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो 0 से 90 के बीच में आनी चाहिए, क्योंकि a प्लस बी मेरा 90 क्रॉस नहीं करेगा, तो a माइनस बी तो 90 से छोटा ही होगा। ये √3/2 दे रखा है। √3/2 कब आता है कोस के केस में, कोस 30 पे होता है, तो a माइनस बी किसके बराबर आ गया, मेरा 30 के बराबर आ गया। तो यहां से मैं अगर सोल्व करता हूं तो 2a मेरा किसके बराबर, 90 + 30 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू निकालूंगा तो मैं, तो a आ गया 60 और b कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहां पे a को 60 कर दो तो ये 30 मिल जाएगा आपको। a मिल गया, b मिल गया, क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, जो आपको निकालना है कैलकुलेशन है अच्छी खासी। 5 sin स्क्वायर b, तो मतलब 5 इंटू में sin 30 होता है 1/2, तो यहां पर आ जाएगा 4 + 4, 10 स्क्वायर है 1030, 10a होता है 1060 होता है √3, उसका स्क्वायर करूंगा तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2 sin b इंटू में cos a। दिस इज माय आंसर। 2 से 2 एलिमिनेट होगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 12 4 जा 48 + 5 ये हो जाएगा 53 डिवाइडेड बाय यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, कट जाएगा तो बचेगा 2 और ये आ जाएगा 26.5। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कुछ पैसे हैं जिसे दो पार्ट में स्प्लिट करा 4:5 में, और 4 साल और 5 साल के लिए 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज पे दे दिया। जो डिफरेंस है इंटरेस्ट में इन टू पार्ट्स में जो मिला है वो इतना है, तो हमें बताना है टोटल कितना पैसा उधार लिया गया था। सिंपल इंटरेस्ट का अच्छा सवाल है, आप लास्ट के लिए छोड़ना चाहें लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वो साथ के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा सवाल है, पढ़ने में टाइम लगता है, फिर सोल्व करने में 1.5 मिनट तक आपकी जा सकती है इस तरह के सवाल में। मेरे पास कुछ पैसे हैं जिसे दो रेशियो में स्प्लिट करा 4:5 में, तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं पहला पार्ट है मेरा a जो 400 रेशियो है, दूसरा पार्ट है b जो है 500 रेशियो। ठीक है, इसे हमने 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया 8% के हिसाब से, इसे हमने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया कितने रेट पे, 8% के ही ब्याज दर पे। जो इनका डिफरेंस है वो दे रखा है, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, देखो दोनों साइड मुझे डिफरेंस बताना, तो 8% तो 8% कॉमन ही आ रहा है, 8% को कॉमन ले लिया। आप कहेंगे सर 4 × 400 1600, 5 × 500 2500, 2500 माइनस 1600 तो ये बचेगा 900। ये किसके बराबर हो गया मेरे पास, ये 4680 के बराबर हो गया। हमें किसका मान बताना है, आप देखेंगे हमें यहाँ पे 900 का ही मान बताना है, 400 + 500 इतना ही तो पैसा लेंड किया था हमने रेशियो की फॉर्म में, तो हमें 900 का ही मान बताना है, तो इसे 8% से डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इसे 8% से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 4680 डिवाइडेड बाय 8 और परसेंट हटाने के लिए इंटू 100 और ये आ जाएगा 900 रेशियो का मान। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा। आप सोल्व करेंगे, यहाँ पे ये मेरा 5 जा 8 जा 5 और ये आ गया 58500। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चले आगे। अगला सवाल मेरे पास, एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलती है, तो डेस्टिनेशन 15 मिनट लेट पहुंचती है। स्पीड अगर 90 हो जाए तो सिर्फ 5 मिनट लेट पहुंचती है, तो हमें बताना करेक्ट टाइम क्या लगेगा जर्नी कंप्लीट करने में। तो अगर मैं बात करूं ओल्ड वर्सेस न्यू, स्पीड की बात करेंगे, पहले 72 थी, अब कितनी हो गई 90 हो गई। ठीक है, टाइम की बात करूंगा तो ये 90:72 हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। रेशियो में निकाल लूंगा मैं, तो यहाँ पे मेरे पास 5:4 ऐसे ही करते हैं। अब टाइम देखो, पहले मान लो उसे जनरली क्या होती थी, वो 15 मिनट्स लेट होती थी, तो ओरिजिनली उसे कितना टाइम लगता था, आप कहोगे जो एक्चुअल टाइम लगना चाहिए उससे 15 मिनट ज्यादा लगते थे। बाद में उसे क्या हो रहा है, वो 5 मिनट लेट बाद में भी हो रही है, तो उसे t + 5 टाइम लग रहा है। तो इनका डिफरेंस कितना है टाइम में, आप कहेंगे सर यहाँ पे डिफरेंस है 5 का, तो जो टाइम का डिफरेंस है 1:, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, 5 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ओरिजिनली कितना टाइम लगता होगा, 10 मिनट, ये 10 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा ना, 15 - 5 दैट इज 10, तो 1:10 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा, 5:50 मिनट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये ओरिजिनली उसे इतना टाइम लग रहा था, कितना टाइम लगना चाहिए डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जिससे कि लेट ना हो, तो ये t + 15 के बराबर है, तो t का मान कितना आ जाएगा, 15 घटा दो इसमें से, ये आ जाएगा 35 मिनट। दिस इज माय आंसर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, x - 1/x इतना दे रखा है, हमें बताना है वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x³ + 1/x³ क्या होगी। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं।
आप इसे सबसे पहले तो यहाँ पे प्लस की फॉर्म में, तो प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्स प्लस 1/x क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में जो वैल्यू है यहाँ पे √77, इसका स्क्वायर प्लस 4, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा प्लस माइनस रूट में 81 और ये वाली वैल्यू आ गई प्लस माइनस 9। तो दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक +9 और एक -9, क्योंकि यहाँ पे x की रेंज हमें नहीं दे रखी, तो दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। अगर x प्लस 1/x हमारा क्या होता है, अगर ये 9 होता है तो x³ प्लस 1/x³ हम याद करके चलते हैं, ये वैल्यू होती है 702। अगर ये -9 है तो बस ये माइनस में 702 आ जाएगा, यही क्वेश्चन का आंसर है। चार ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए दिख जाएगा आपको। रूट में यहाँ पे ही नहीं आ रहा तो क्यूब करने पे क्या रूट आएगा, तो बाकी तीन ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। जैसे आपने x प्लस 1/x प्लस -9 निकाला तो ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए थे आपके, क्योंकि रूट में कैसे आएगा जब हम क्यूब करेंगे, तो जब इंडिविजुअल वैल्यू ही नहीं है। बाकी फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता है। अगर मैं इसे v मान लूं तो मेरे पास x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, ये होता है v³ माइनस 3v। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप ये अप्लाई करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। 9³ माइनस 3 × 9 आपको 702 मिलेगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रह जाएगा। अगला सवाल मेरे पास कहता है, एक सर्कल है मेरे पास, उसके अंदर सेंटर दे रखा है हमें O, पॉइंट A और B है, उसके मेजर आर्क AB के, जो मेजर आर्क AB है इस पे एक पॉइंट हमें दे रखा है C। तो चलो मान लिया यहां पे मेरे पास एक पॉइंट है C। एंगल OAC 35, OAC ये वाला कोण 35 और OBC ये कोण 45। मैं थोड़ा फास्ट ही चल रहा हूं क्योंकि स्लो आपने वैसे भी क्वेश्चंस पढ़े हुए ही हैं, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। हमें बताना है व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क AB एट द सेंटर। क्या है, माइनर आर्क ये है, सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है ये, तो हमें ये एंगल बताना है कि क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे, आपको मैंने पहले भी ये प्रॉपर्टी बता रखी है कि भैया अगर ये एंगल A है, ये वाला एंगल B है, तो ये एंगल क्या होता है, ये होता है A + B। ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है ये चीज तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप इस लाइन को इस लाइन से जोड़ देंगे तो ये भी रेडियस बन जाएगा, ये भी रेडियस है आपका और ये वाली लेंथ भी रेडियस है। तो इस ट्राइंगल को अगर मैं देखूं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, तो ये 35 तो ये 35, ऐसे ये 45 तो ये 45 आ जाएगा इस वाले ट्राइंगल के अंदर। तो ये क्या होता है, ये वाला एंगल होता है इन दोनों एंगल का सम। क्लियर, तो ये 35 + 45 ये वाला मान आ जाएगा 80, और जो सेंटर पे एंगल बनता है एक आर्क AB अगर मेजर सेगमेंट पे जो एंगल बनाती है उसका डबल एंगल बनता है सेंटर पे, तो ये होगा 80 × 2 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 160। क्लियर है भाई, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक नंबर P है जो 2 से डिविजिबल है और एक नंबर है Q जो कि 3 से डिविजिबल है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी चीजें ट्रू होंगी। पहला ही ऑप्शन है P × Q इज डिविजिबल बाय 6, ये बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे सर एक नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो मैं मान लेता हूं P क्या हो जाएगा मेरे पास 2P, और अगर मैं Q की बात करूं ये 3 से डिविजिबल है तो मान लेता हूं 3Q। P और Q आपस में कोई वेरिएबल है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6PQ। तो मेरे पास ये नंबर तो 6 से कटेगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बाकी आप चेक करना चाहो तो कर लो। P + Q डिविजिबल बाय 6, अगर इन दोनों का सम करता हूं तो ये आएगा 2P + 3Q। क्या ये 6 से डिविजिबल होगा, कोई गारंटी नहीं है, नहीं कह सकते 100%। P + Q इज डिविजिबल बाय 5, क्या ये 5 से कटेगा, कोई गारंटी नहीं है, नहीं कह सकते। और P × Q इज डिविजिबल बाय 5 × Q, तो ये हमने कराई है, क्या ये 5 से कटेगा, आप कहोगे सर नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन हो गया खत्म, क्योंकि हमें यहाँ पास दो वेरिएबल है P और Q, उसकी वैल्यू पे चीजें मैटर करेगी। तो 100% श्योरिटी से सिर्फ एक स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि P × Q ये 6 से कटेगा ही कटेगा। बाकी चीजें P और Q वेरिएबल जो है उस पर डिपेंड करती है, जैसे जैसे चेंज होगा तो हो सकता है कटे कुछ पे ना कटे, तो ये ऑप्शन हमारे करेक्ट नहीं हो सकते। अगला सवाल, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सर्कल पे इस टाइप के बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, हर बार ही सवाल आते हैं। मेरे पास एक सर्कल दे रखा है, इसके अंदर दो कोड दे रखी है AB और CD। एक कोड मैंने ये बना दी, चलो एक कोड ये बना दी, ठीक है। अपोजिट साइड्स हैं डायमीटर के, तो अगर एक डायमीटर में ड्रॉ करना चाहूं, वैसे जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए,
मान लो मेरे पास ये एक डायमीटर है, ये दोनों कोड्स पैरेलल है, इनके पैरेलल मैंने डायमीटर बना दिया, दोनों अपोजिट साइड पे मैंने बना दी, ठीक है। ए बी हमें दे रखा है 12 और सी डी दे रखा है 18, तो ए बी ये मैंने ले ली 12, जो दूर होगी ज्यादा वो उसकी लेंथ कम होगी, जो पास होगी सेंटर के उसकी लेंथ ज्यादा होगी। ये वाली लेंथ मैंने मान ली 18, ये मान लिया मैंने सी डी, ठीक है। इन दोनों कोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 15 सेंटीमीटर है। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस मुझे लेना है तो मैं कहूंगा यहाँ पे सेंटर से पास होते हुए एक लाइन बना लेता हूं। जब हम पैरेलल लाइन के बीच में बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, ये इसका सेंटर मान लिया मैंने ये, और ये वाली दूरी जो मुझे ग्रीन से दिखा रखी है, ये वाली पूरी लेंथ मुझे दे रखी है कितनी, 15। हमें बताना है कि रेडियस क्या होगा। अगर मैं रेडियस को ड्रॉ करूं यहां पे, तो दिस इज व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट। किस तरीके से करेंगे, देखो जिन लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है वो डायरेक्टली कर सकते हैं, जिन लोगों की प्रैक्टिस थोड़ी कम है उन्हें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। रेडियस के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज समझाई है, सेंटर से अगर मैं किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डालूं तो उसे दो हिस्सों में बांटती है इक्वल पार्ट में। तो मेरे पास यहाँ पे 18 है तो ये वाली दूरी 9 आएगी, आपको भी पता है, और ये 12 है तो ये वाली दूरी आ जाएगी 6। अगर आप ध्यान से देखें ये 9 है और ये 6 है, और ये मेरे पास क्या है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है, ये 15 है। क्या ये 9 + 6 बन रहा है, क्या ये 9 + 6 बन रहा है, नहीं बन रहा। अगर ऐसा हो जाता है, ये वाला केस ट्रू हो जाता है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, ये वाली जो लेंथ है 6 ये इधर आ जाएगी और ये वाली जो लेंथ है 9 ये इधर आ जाएगी, और क्वेश्चन मेरा खत्म हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, आप कहेंगे सर देखो इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये वाली वैल्यू को अगर मैं x मान लूं और ये वाली वैल्यू को y मान लूं, तो आप कहेंगे सर 9 + x² ये किसके बराबर, रेडियस के स्क्वायर के बराबर। साथ ही साथ इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो रेडियस का स्क्वायर किसके बराबर, 6 + y के बराबर। ये 9² + x² है सॉरी, और ये 6² + y²। अब ये कब सेटिस्फाई होंगे, मैं कहूं अगर 9y हो जाए मेरा और x 6 हो जाए तो क्या सेटिस्फाई हो जाएंगे, बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो मैंने कहा जो x + y का सम है ये 15 दे रखा है, अगर ये 6 और 9 का सम बन रहा है तो डायरेक्टली हम ऐसे पुट कर सकते हैं, और अगर हमने डायरेक्टली पुट कर दिया तो क्वेश्चन आ गया, वरना आप वेरिएबल मान के तो बेसिक से तो आप कर ही लेंगे इस क्वेश्चन को। तो मैं कहूंगा यहाँ पे ये 9 है, ये 6 है, रेडियस हमें बताना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, रूट में 9² + 6²। अब इसमें देखो 3² तो दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो 3 को मैंने बाहर ले लिया, ये 3² बचा 9 और ये 2² बचा 4, तो 3√13 मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास a + b + c हमें 0 दे रखा है और हमें इसका मान बताना है क्या होगा। मेरे पास क्या है, एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, तो क्या कर सकता हूं, 2 वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से एज्यूम कर सकता हूं, तीसरे वेरिएबल निकाल के उसमें पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो एक तो वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा, बाकी अगर वैल्यू पुटिंग नहीं करना तो ये क्वेश्चन बेसिक से बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो हम बेसिक से एक बार देख लेते हैं कि क्या आंसर बनेगा। आप देखेंगे यहाँ पे a + b + c है और यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा दे रखा है, ये b + c का स्क्वायर है, c + a और a + b। b + c को अगर मैं निकालूंगा तो a उधर जाके नेगेटिव का a बन जाएगा, -a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय bc। अगर इधर आगे चलूंगा तो c + a क्या बनेगा मेरे पास, ये -b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ca, और आगे बढ़ेंगे a + b क्या बन जाएगा ऐसे, -c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab। एलसीएम ले लोगे a b c बन जाएगा, और यहाँ पे bc है तो a से मल्टीप्लाई, -a का स्क्वायर a², उसमें a मल्टीप्लाई करूंगा a³, ऐसे ही यहाँ पे b³ और ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा c³, a³ + b³ + c³। अच्छा अगर a + b + c 0 तो हमें पता है ये वाली जो वैल्यू है ना वो क्या होती है, ये वैल्यू होती है 3abc, तो 3abc डिवाइडेड बाय abc, और आंसर आ गया 3। ये हो गया बेसिक। ऑल तो बहुत सारे बच्चों का एग्जाम में प्रेशर के कारण ये चीजें दिमाग में काम नहीं करती हैं, तो आपको वैल्यू पुटिंग से कर लो, इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। वैल्यू पुटिंग में भी मैं क्या कर सकता हूं, देखो किसी को 0 नहीं बना सकता एबीसी में से, क्योंकि 0 करूंगा डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, सारी चीजें बदल जाएंगी। तो आप क्या करो, आप यहां पे इक्वेट कर दो ना। मैं कहता हूं सर बी, चलो बी को 1 कर देता हूं, सी को 1 कर देता हूं, तो मेरे पास ए क्या आ जाएगा, a + 1 + 1 ये 0 के बराबर, और a की वैल्यू आ गई -2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे पुट करते हुए चलेंगे, मेरे पास यहां पे b + c है तो 2 का स्क्वायर 4, bc है 1 × 1 1 + c + a
1 माइनस 2 डेट इज -1 का स्क्वायर, तो मेरे पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाय सी ए, तो -2, और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे प्लस ए प्लस बी, अगेन मेरे पास ये क्या आएगा, -1 का होल स्क्वायर 1, और ये आएगा नीचे -2, 4 माइनस ये बचा 4 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 1, तो 4 -1 ये आ गया 3, क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब देखो डीआई का सवाल है, अच्छा खासा सवाल दे रखा है, बड़ा भी सवाल है, आपको साथ के साथ पढ़ के एक बार देखना है तो देखें, वरना लास्ट के लिए छोड़ें इस तरह के सवाल को। मैं एक बार दिखा देता हूं क्या दे रखा है, पढ़ तो लेते ही हैं, बाद में देखेंगे क्या होगा। डिफरेंट क्लासेस, देखो आपने अगर कभी ट्रेन में ट्रेवल किया होगा तो वहां पे अलग अलग तरह की क्लास होती है, कुछ स्लीपर क्लास होती है जिसमें एसी नहीं होता, उसके बाद कुछ जनरल डिब्बे भी होते हैं, फिर उसके बाद कुछ एसी क्लासेस भी होती हैं जिसके अंदर एसी होता है, फिर एसी में भी अलग अलग टीयर होते हैं, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3, इस तरह की चीजें ट्रेन में होती है अगर आपने ट्रेवल किया हो। ठीक है, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अब चीजों को मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक पर्टिकुलर डे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में तो कितने सीट्स ऑक्यूपाई हुई हैं ट्रेन के अंदर, उसका डेटा यहां पे दे रखा है, और टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं उसका डेटा हमें यहां पे दे रखा है। ठीक है, मतलब मान लो हमारे पास सेकंड एसी में टोटल 90 सीट्स हैं एक पर्टिकुलर ट्रेन के अंदर, तो मंडे को उसमें कितनी फिल हो रही हैं, 850 सीट्स फिल हो रही हैं। ऐसे अगर ट्यूसडे को देखें तो उसमें 840 सीट्स फिल हो रही है। इस तरीके से हमें ये पूरा का पूरा डेटा दे रखा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है आगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स दैट रिमेन्ड वैकेंट इन ऑल द नॉन एसी क्लासेस ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। देखो नॉन एसी क्लासेस, ये नॉन एसी है, ये नॉन एसी है, वेडनेसडे और थर्सडे इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो यहां पे मेरे पास 4 केसेस बने, ये सीट्स भरी हुई है, हमें वैकेंट निकालनी है, तो वैकेंट निकाल के अभी देख लेंगे कैसे निकलेंगी। उसका रेशियो बताना है किससे, नंबर ऑफ सीट्स रिमेन्ड वैकेंट इन एसी क्लासेस ऑन मंडे ट्यूसडे फ्राइडे। एसी क्लासेस ही है मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे, तो अगर मैं पूरा बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा मेरे पास, ये इसमें जो सीट्स वैकेंट है और इसमें जो सीट्स वैकेंट है उनका रेशियो हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी आएंगी। देखो यहां पे मेरे पास ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन की बात कर रहे हैं, तो इंटू 2 टोटल सीट्स इतनी होंगी, और अगर फर्स्ट क्लास नॉन एसी की बात करूं, यहां पे भी 2 दिन की बात कर रहे हैं तो टोटल सीट्स इतनी होगी, या फिर मैं सम अप करके इंटू 2 कर सकता हूं। तो मैं कहूंगा टोटल सीट्स कितनी थी मेरे पास, यहाँ पे 900 प्लस 500, ये हो गया मेरे पास 1400 इंटू में 2, टोटल सीट्स इतनी थी। भर कितनी गई, इतनी भर गई, तो वैकेंट सीट्स निकालने के लिए इन चारों के सम को इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये वाली वैल्यू तो आई 2800, इनमें से इन चारों के सम को हमें घटाना है। तो सम करना स्टार्ट करते हैं, 830 390, ये हो गया 1220 1300 1380, सॉरी 1220 13 1700 और 2490, ये आ गया 2490। इतनी सीट्स मेरी फील्ड है, इसमें से इसे घटा दूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 और यहाँ पे 310। तो पहला रेशियो तो मुझे मिल गया, सेकंड रेशियो क्या निकालना है, इसमें जो वैकेंट सीट्स हैं, अब देखो टाइम लगने वाला है, यहाँ पे भी टाइम लगा और इसमें और ज्यादा टाइम लगेगा, तो इस तरह का सवाल आपको लास्ट के लिए ही छोड़ना है, साथ के साथ नहीं करना। ठीक है, ये एक मैंने ज्यादा बना दिया, सिर्फ इतना था। ठीक है, अच्छा एक चीज हम यहां पे कर सकते हैं, अगर आपने इतना काम कर लिया तो जो आपका आंसर होगा, जो फर्स्ट रेशियो है वो 310 का ही कोई फैक्टर होगा। अगर चारों ऑप्शंस में देखें 310 क्या 35 से कटेगा, नहीं कटेगा, 310 क्या 39 से कटेगा, नहीं कटेगा, 62 इंटू 5 310 होता है, 62 इंटू 5 310 होता है, तो जो मेरा आंसर इसमें या इसमें से आएगा, बाई चांस एग्जाम में टाइम कम पड़ जाता है, आपको मार्क करना है, तो इन दोनों में से आप एक आंसर मार्क करेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। बाकी अब मैं यहां पे इसका निकालता हूं, तो इसमें सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आप टोटल सीट्स निकालेंगे, कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीनों का 3 दिन लेना है, तो पहले तीनों को सम कर दो और 3 से मल्टीप्लाई, 500 750 और 900 इंटू 3, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2700। टोटल सीट जो हो सकती थी वो इतनी हो सकती थी। अब हमें बताना है वैकेंट सीट्स, तो पहले इन सब का सम करेंगे, उसमें से ये घटाना पड़ेगा 2700 में से, करो सम,
क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है 480, 240 हो गया 720, और ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 865। फिर यहां पे आगे करना पड़ेगा 490, 740, 865, ये भी 865 आ रहा है। ये वाली वैल्यू करेंगे तो 500, 710, 840, ये 840 आ रहा है। इन तीनों का सम करना पड़ेगा, 0 एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास। इसमें से ये घटा दूंगा तो बचेगा मेरे पास 130। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है आई थिंक, एक बार देखते हैं। 720, 700, 865, 480, 600, नहीं, थोड़ा सा गलत जोड़ लिया मैंने। ये सेकंड वाला कितना आएगा, पहला 865 है, ये वाली वैल्यू गलत सम अप हो गया। 680, 7, 800, ये 800 है तो मतलब 65 कम करना पड़ेगा, तो ये 2505 आएगा फिर, है ना। और इसमें से ये घटा दूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी 195। जो रेशियो बताना है हमें 310 डिवाइडेड बाय रेशियो 195, 5 से अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो 62 और ये वाली वैल्यू 39, 62 रेशियो 39, दिस इज माय आंसर। तो दिस वाज अ लॉन्ग क्वेश्चन, और ऐसे बीच बीच में खतरनाक क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, तो आपको रेडी रहना है इन तरह के क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ने के लिए जहां पे कैलकुलेशन जाता है। अब ये वाला सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है और चार ऑप्शन इंटीजर वैल्यूज में दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, थीटा का मान अपनी मर्जी से मान लो, कोसेक है, सेक है, टेन है, तो थीटा क्या मान लो 45 मान लो, चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। सेक थीटा तो मतलब √2 प्लस 10, 45, 1, इसका होल स्क्वायर प्लस में 1 प्लस कोसेक थीटा 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √2, ठीक है। 0 से 90 के बीच में हमने माना है। सिंप्लीफाई करूंगा, आपको पता है इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इधर भी मैं क्या करूं 1 प्लस √2 और इधर भी 1 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा, और यहां पे नीचे क्या बचेगा 1 स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर तो 2, तो 1 माइनस 2 डेट इज -1। तो यहाँ पे मेरे पास √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऑल्दो मैं लिख रहा हूं तो यहाँ पे लिख रहा हूं, वरना आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये और ये नेगेटिव में कट के क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म, कोई सोल्व नहीं करना, सिंप्लीफाई नहीं करना। अगला सवाल मेरे पास यहाँ पे पार्टनरशिप चैप्टर का सवाल है, ध्यान से देखेंगे। 3 लोग हैं, केशव, सुरजीत एंड थॉमस। केशव, सुरजीत एंड थॉमस, इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी किस रेशियो में 2:3:4 में, और कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करी उसका रेशियो भी दे रखा है। तो हमें पता है डायरेक्टली प्रॉफिट रेशियो माना जाएगा, तो प्रॉफिट क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इंटू 5 इंटू 6 और यहाँ पे इंटू में 9, ये हो गया इनके प्रॉफिट का रेशियो। 20% प्रॉफिट है वो रेंट और मेंटेनेंस पे जाएगा ऑफिस के, रिमेनिंग प्रॉफिट इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो डिफरेंस है प्रॉफिट में केशव और सुरजीत का वो 7264 है, तो हमें बताना है टोटल प्रॉफिट क्या होगा। तो आप कहेंगे सर टोटल प्रॉफिट को 100% मान लेंगे, अगर मेरा 20% कहां जा रहा है रेंट और अदर एक्सपेंसेस में जा रहा है, मेंटेनेंस में जा रहा है, तो बचा 80%, वही 80% इन लोगों में बटा होगा। तो पहले तो मैं इन लोगों को निकाल लेता हूं टोटल कितना बन रहा है। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 2 से काट दूं पहले, चलो 2 से काट देते हैं 3, और यहाँ पे मेरे पास 2, 5:9:18 आ गया। डिफरेंस किसका दे रखा है केशव और सुरजीत, केशव और सुरजीत का डिफरेंस है यहाँ पे 4 रेशियो का मान कितना 7:2:64, ठीक है। चलो देखते हैं, एक तो ये चीज दे रखी है हमें, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं टोटल देखूं ये 80% का मान इन तीनों के सम के बराबर होगा, 18, 27, 32, 32% किसे रिप्रेजेंट करता है हमारा 80% ऑफ प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा यहां ये 32 रेशियो है, सॉरी। अगर यहां पे 4 रेशियो की बात की जाए, यहां पे 4 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है, तो 4 रेशियो क्या होगा इसका डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गया 4 रेशियो। 4 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 10% ऑफ प्रॉफिट को। 10% ऑफ प्रॉफिट अगर 7264 के बराबर है तो 100% ऑफ प्रॉफिट किसके बराबर हो जाएगा
72640, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। चलें आगे। रेशियो और परसेंटेज में मूव करना आपको आना चाहिए, कहां किस तरीके से मूव करना है। ऑल्दो एग्जाम में हर चीज आपको दिखेगी नहीं, आप बेसिक से कई बार कैलकुलेशन कर रहे होंगे, बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी, ये सबके साथ होता है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप इंप्रूव होंगे। बट इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोचा जा सकता था। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा 1/3 है, थीटा 0 से 90 के बीच में, तो हमें साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान बता दो क्या होगा। अगर आपने ये देखा है, इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अगर ये आपको पता है तो डायरेक्टली पुट करेंगे, ये किसके बराबर दे रखा है 1/3 के, साइन थीटा कोस थीटा हमें बताना है। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू यहाँ पे 1, एक काम करते हैं 1/3 इधर कटा देते हैं, और ये 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, 2/3, 3 नीचे आएगा तो ये आएगा 2/9 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। साइन और कोस क्या आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे 0 से 90 के बीच में है तो साइन भी पॉजिटिव होता है, कोस भी पॉजिटिव, तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, तो वो आएगा √2/3। दिस इज माय आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर। ये फॉर्मूला नहीं आता है तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि बेसिक से आपको करना पड़ेगा। फिर आप इसे किस तरीके से सोल्व करेंगे, मैंने कई बार समझाया आपको। ये साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, बहुत बार इस पे क्वेश्चन बन चुका है। इसे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर स्प्लिट करके मेरे पास कुछ चीजें बचेंगी, फिर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तब जाके मैं इस रिजल्ट तक पहुंचता हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में कई बार सवाल आते हैं और ये हर क्लास में कराया भी जाता है आपको, मैंने भी यूट्यूब पे 3-4 बार करा रखा है ये काम। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें एक फैमिली का एक्सपेंस दे रखा है और उस फैमिली की टोटल इनकम हमें बता रखी है इतनी है। ठीक है, ये एक्सपेंसेस दे रखे हैं उसके, इस तरीके से उसने जो इनकम है उसे खर्च किया, उसमें कुछ सेव कर लिया, कुछ अलग अलग जगहों पे स्पेंड कर लिया। ठीक है, पाई चार्ट में जो ये वैल्यूज दे रखी हैं ये डिग्री की फॉर्म में दे रखी हैं। मान लो अगर रेंट है तो रेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 70, मतलब 70 डिग्री। टोटल कितना होता है पाई चार्ट में 360 डिग्री। कुछ इस तरीके से चीजें चल रही है। एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज व्हाट परसेंट मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। जो फूड पे खर्चा है वो कितने प्रतिशत ज्यादा है जो रेंट पे खर्चा है। तो फूड क्या है मेरा, ये है, रेंट पे है 70, फूड पे है 105, कितना ज्यादा हो गया 35। किससे कंपेयर करना है हमें, रेंट से कंपेयर करना है। रेंट है 70 इंटू में 100%, क्वेश्चन हो गया खत्म, ये हो गया 50%। चले आगे। अगला सवाल टाइम एंड वर्क का 4 लाइन का सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में, लास्ट के लिए छोड़ना है तो इस तरह के क्वेश्चन को, जो भी 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन जाए, मैंने हमेशा बताया लास्ट के लिए छोड़ो, बाद में देखो अगर टाइम मिलता है तो करो। फिलहाल मैं करा देता हूं साथ के साथ। कहता है 5 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया टोटल वर्क को इक्वेट करेंगे टाइम एंड वर्क में। 5 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो ये हो गया टोटल वर्क। एक आदमी का एक दिन का काम मैंने m मान लिया। फिर कहता है मेरे पास 10 औरतें सेम काम को कंप्लीट कर सकते हैं 15 दिन में, तो 10 औरतें और 15 दिन, ये भी टोटल वर्क है मेरे पास। अब कहता है आगे 2 आदमी और 6 औरतें काम की शुरुआत करते हैं साथ में। तो 2 आदमी हैं और 6 औरतें हैं, काम की शुरुआत करी इन्होंने, 5 दिन तक काम किया। उसके बाद 3 औरतें छोड़ के चली गई और एक नए आदमी ने ज्वाइन कर लिया। तो 3 औरतें अगर छोड़ के जाएंगी तो कितनी बची, 3 वुमेन। एक आदमी ने ज्वाइन कर लिया तो 2 मैन प्लस 1 मैन 3 मैन हो गए। अब इतने लोग काम करने वाले हो गए। इस ग्रुप ने काम को कंटिन्यू रखा, तो हमें बताना है कि जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने टाइम में होगा। कुछ काम तो इन लोगों ने कर लिया था, फिर 3 औरतें गई और एक आदमी आया, तो ये बचे हुए लोग इन्होंने रिमेनिंग वर्क काम करा, कितने टाइम में करा होगा ये हमें बताना है। तो ये मैंने मान लिया, ठीक। ये भी पूरा काम कंप्लीट करेंगे तो ये भी इक्वेट कर दो। इक्वेशन बन गई, सोल्व करके हमें आंसर बताना है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, तो मैन और वीमेन की एफिशिएंसी हमें मिल जाएगी। आप देखेंगे 5 × 20 100 और 10 × 15 150। ठीक है, तो 100 150 50 से काट दूंगा तो मेरे पास बचेगा 2 मैन, ये आ गया 3 वीमेन के बराबर, और मैन रेशियो वीमेन, मैन और वीमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:2। ठीक है, अब हर जगह पुट कर देंगे। टोटल वर्क यहाँ पे अगर मैन की एफिशिएंसी को 3 रख दूं मैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 15 × 20, ये हो गया 300। ये किसके बराबर होगा, मैन की एफिशिएंसी 3, वीमेन की एफिशिएंसी 2, मैन की 3, वीमेन की 2। सोल्व करेंगे यहाँ पे 6 12 18 × 5 90, प्लस में 3 को कॉमन ले लो, 3 + 2 5 × 3 15 इंटू में t। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। यहाँ पे हमारे पास
300 में से 90 घटाऊंगा तो 210, 15 से काटेंगे तो कितने टाइम्स आता है? 14 टाइम्स, सॉरी। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक तरह का मेरे पास अलॉय है ए, जिसमें एक्स और वाई मिला हुआ है, किस रेशियो में? 5:2 में। एक अलॉय है बी, जिसमें एक्स और वाई का रेशियो हमें दे रखा है 3:4। इन्हें हमने किस रेशियो में मिलाया? हमने इन्हें 4:5 में मिलाया, और हमें बताना है कि जो परसेंटेज जो वाई की होगी वो कितनी होगी अलॉय सी के अंदर। अच्छा, 4:5 में मिलाने के लिए पहले रेशियो को इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पे 7 रेशियो है, यहाँ पे भी 7 रेशियो है, तो क्वांटिटी तो इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये इसका 4 गुना लेना है, इसका 5, तो मैं कहूंगा इसमें मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अब हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हें मिला देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे भी चाहें तो ×4 और यहाँ पे भी ×5 है ना। तो यहां से आपको x का टोटल और y का टोटल सब मिल जाएगा और आप परसेंटेज बता सकते हैं। परसेंटेज पूछा है, मुझे इंडिविजुअल रेशियो नहीं पूछा, तो मैं डायरेक्टली करूंगा। आप डायरेक्टली किस तरीके से कर सकते हैं वो देखिए, चीज समझिए। देखो y टोटल कितना है? 2 × 4 8 और 4 × 5 20, तो y कितना आ गया टोटल? 20 है ना। टोटल कितना होगा आपको पता है, यहाँ पे 7 है, ये भी 7 था, यहाँ पे ×4 करा ×5, 7 को कॉमन ले लिया, 4 + 5 9, तो क्या ये 7 × 9 हो गया टोटल। पर टोटल का कितना परसेंट है भाई ये पूछा है, तो ×100%। क्या यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है? क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 28 था, सॉरी। सोल्व करेंगे, यहां से काटा 4/9 क्या होता है मेरे पास? 44, 4/9% यही होता है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे? 441 एज इट इज है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करते हुए चलेंगे। डिवीजन है, ये प्लस है तो सेपरेटर की तरह काम करेगा। पैरेलली काट लेंगे, 3 से काटूंगा 270 को तो 90 × 7 करूंगा तो 630 प्लस, ऐसे ही यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 17 × 3 51, फिर यहाँ पे सेपरेटर है y तो माइनस आ जाएगा। इसे सोल्व करेंगे, देखो 8.5 में से 2.5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। कितना हो गया ये? 6 81 - 6 675, 441 डिवाइडेड बाय 675, दिस इज माय आंसर। अच्छा, कट जाएगा, ऑप्शन में कुछ इस तरह की चीजें दे रखी हैं, किससे कटेगा? आप देखेंगे सम ऑफ डिजिट 9 बन रहा है, नीचे भी 9 से कटने वाला 18 बन रहा है, तो 9 से काट दो। 9 से काटूंगा तो 9 × 4 = 36, 4 और निम्मा 9 से काटेंगे तो 49 का कुछ है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 49 का या 49 का मल्टीपल है, तो यही आंसर आ जाएगा। 9 से काटोगे तो 75। चले आगे, ऑप्शंस पे नजर मार लिया करो एक बार लास्ट कैलकुलेशन को सेव करने के लिए, टाइम बचाने के लिए। कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल है एबीसी। क्या है मेरे पास? एक ट्राइंगल है ए, बी और सी। मैंने क्या करा? ए बी को आगे बढ़ा दिया, ए सी को आगे बढ़ा दिया टिल पॉइंट डी एंड ई। फिर हमने क्या करा? सी बी डी, इस एक का एंगल बाइसेक्टर बनाया और इसका बी सी ई इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, जो जाके मिल गए एट पॉइंट ओ। तो हमें बताना है अगर बीओसी मेरे पास क्या है 63 डिग्री है, तो ये वाला कोण क्या होगा? एंगल ए क्या होगा? आपको पता है ये वाला कोण क्या होता है, ठीक है, एक्सटीरियर सेंटर हम इसे बोलते हैं जनरली। मतलब यहां पे अगर मैं एक्स सर्कल बनाता तो उसका सेंटर होता है ये, एक्स सेंटर बोलते हैं हम इसे। और एक्स सेंटर का जो कोण होता है वो होता है मेरे पास 90 - a/2। 90 माइनस जो ये वाला एंगल होता है डिवाइडेड बाय 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर मैं यहां पे बनाता एंगल बाइसेक्टर, तो जो ये होता है ये होता 90 + a/2, और ये दोनों आपस में, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है? इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। और ये जो बनता है एक साइक्लिक वो बनता है आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिलहाल चलो मैं क्वेश्चन पे आता हूं वापस, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 90 - a/2 अगर 63 के बराबर है, तो 90 में से 63 को घटाऊंगा तो बचेगा 27, ये a/2 के बराबर, और a का मान हो गया मेरे पास 54 डिग्री। अगला सवाल हमारे पास कहता है लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल व्हिच साइड्स आर दिस।
एक ट्राइंगल जिसकी साइड 5, 12 और 13 है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है? बनाता है। लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड पूछा है। स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड कहां पे पड़ती है हमारी? जो सबसे बड़ी साइड होगी उस पे जो ऑल्टीट्यूड पड़ेगी वो स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड होती है। या फिर मैं कह सकता हूं जो एंगल मेरा सबसे बड़ा होता है उस वर्टेक्स से अगर मैं ऑल्टीट्यूड डालूं तो वो मेरी स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड होती है। ये कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल में स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड डालना है तो वो इस वर्टेक्स से होगी। ये सबसे बड़ा एंगल है 90 डिग्री का, इससे हम यहाँ पे डालेंगे और ये ऑल्टीट्यूड होगी जो सबसे छोटी होगी। हमें इसकी क्या बतानी है? लेंथ बतानी है कि इसकी लेंथ क्या होगी। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर दोनों जगह एरिया को इक्वेट कर दो। अगर इस ट्रायंगल का एरिया देखूं, इसे बेस मान लूं, इसे हाइट मान लूं, ये 90 डिग्री का एंगल है तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 12 इंटू 5। अगर मैं बेस मान लूं इसे और हाइट मान लूं इसे तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू में 13 इंटू में एल। और यहां सोल्व करके अपना आंसर निकाल लो। मेरे पास यहां से ये कट गया, 60 डिवाइडेड बाई 13 कितने टाइम्स आएगा? 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 4 ऑप्शन में है 4 पॉइंट, यही आंसर होगा। एक ही ऑप्शन है 4 पॉइंट वाला। ऑप्शन जो एग्जाम में पूछे गए थे सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करा। मैथ में एक सवाल भी नहीं बदला। जीवन जो मेरे पास लिंक था, ऑर्डर भी मैंने चेंज नहीं किया, जो लिंक था मेरे पास क्वेश्चंस का उसी लिंक से मैंने सारे के सारे क्वेश्चन डाल दिए। अगला सवाल हमारे पास, स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस टेबल को रीड करना और आंसर बताना। बड़ा ही खतरनाक सा सवाल है ये। इसमें क्या दे रखा है? 5 इंस्टीट्यूट है, ए बी सी डी एंड ई। इसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस के कितने कितने बच्चे हैं वो हमें यहाँ पे बता रखा है। हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग कॉमर्स इन इंस्टीट्यूट डी। कॉमर्स इन इंस्टीट्यूट डी, ये कितना प्रतिशत है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 इंस्टीट्यूट। मतलब जो पूरी टेबल का सम करेंगे हम तो सारे जो बच्चे हैं सारे इंस्टीट्यूट्स में मिला के उनका कितना प्रतिशत होगा ये आप बताओ। लॉजिकली क्या होना चाहिए इसका आंसर? अगर मैं ऑप्शंस की मदद लूं, देखो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करना तो चुटकियों का काम है और बाकी तीसरा भी कर सकते हैं, वो भी देखो। देखो ये 55 है, ये सारी 50 की लाइन चल रही है। 5 इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 5 इंस्टीट्यूट के कॉमर्स के स्टूडेंट सिर्फ आपको दिख रहे हैं। तो लगभग ये 1/5 है ना इसका, पांचों का अगर मैं रफली बताऊं तो 20% तो इसका बन रहा है। और यहाँ पे कितने हैं मेरे पास? ऐसी 50 की लाइन में, कोई 40 की लाइन में है, कोई 50 से थोड़ा सा ऊपर, इस तरीके से चीजें वेरी कर रही हैं। तो 1, 2, 3 और 4, तो बाय 4 और करना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो मेरी वैल्यू होनी चाहिए वो किसके बराबर आनी चाहिए? 20/4 डेट इज 5% के आसपास। क्या ये चीज मैं समझ सकता हूं? एक रफ एनालिसिस अगर मैं करता हूं तो जो मेरा आंसर आ सकता है इसका ओवरऑल का वो 5% आ सकता है। 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अब इन दोनों में से अगर मेरा आंसर है तो कौन सा आंसर होगा? अगर देखो अप्रोक्सीमेशन वाली बात होती है, अब हमें पता नहीं एग्जामिनर क्या पता अप्रोक्सीमेट में पूछ रहा हो, ऑल्दो उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया। बेस्ट के सिनेरियो तो ये रहेगा कि हम पूरा सोल्व करके निकालें। बाकी मेरे पास एक अप्रोच ये रहती है, भैया ये 55 दिख रहा है, ये 5.5 दिख रहा है, ये इसका मल्टीपल है, तो चांसेस है कि इसके ऑप्शन के करेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। अगर 53 पे देखो मेरे पास 53 आने के तो चांस बनेंगे नहीं। आप कहेंगे सर 55 इंटू में समथिंग, कोई भी वैल्यू होगी, इंटू में 100% में करूंगा वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या 55 इंटू 100 में कभी 5.3 मिलेगा आपको? एग्जैक्ट कैलकुलेशन में कैलकुलेट करके नहीं मिलेगा। ठीक है, अप्रोक्स अगर हम कैलकुलेशन यहां पे कर रहे हैं तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन में कभी भी मुझे 53 तो नहीं मिल सकता। हाँ, अगर अप्रोक्सीमेशन में पूछा है तो 55.3 आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अगर मुझे तुक्का ही लगाना है, टाइम कम है, तो मैं बी के साथ चला जाऊंगा और 5.5 आपको कम मिलेगा। आप कहेंगे सर जब सम सारा का सब में सम करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 1000 है, क्योंकि 1000 2 जीरो तो यहाँ कटेंगे और एक यहाँ पे 5.5 बनाने के लिए चाहिए। तो हो सकता है इसका सारा सम करोगे तो आपको 1000 यहाँ पे मिल जाए। ये एक अप्रोच हो सकती है जो कि एग्जाम टाइम में क्लिक करे ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये चीज जरूर क्लिक कर जाएगी कि भैया 2 ऑप्शन काटने हैं, 20.1 और 27.7। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी 2 ऑप्शन में अगर डाउट है तो तुक्का लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है टीयर 1 एग्जामिनेशन में। और आपको लगता है बिल्कुल सेफ खेलना है तो आपकी मर्जी। आई होप दिस क्लास इज यूजफुल टू यू। काफी चीजें आपने नई सीखने को मिली होगी। ठीक है, पेपर का लेवल ठीक था तो काफी सारी चीजें हमने यहाँ पे सीखी होंगी। ओवरऑल मुझे ठीक लगा, मतलब ऑल्दो 2020 का एक एवरेज पेपर था ये, लेकिन क्वेश्चंस सिलेक्शन काफी अच्छा था इस पेपर का। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने तो रैंडमली एक पेपर उठाया, मैंने देखा कि
चलो 20 का एक पेपर निकालता हूं, उसमें कौन से पेपर है, एक मिडल की शिफ्ट में उठा लेता हूं जो सी चल रही होगी ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, और मिडल की शिफ्ट जो सी आई लगभग उसमें ये वाली शिफ्ट में नजर पड़ी और ये हो गया। बाकी जो शिफ्ट है उनके कुछ क्वेश्चन हमने पहले यूज कर रखे हैं किसी मॉक्स में, तो इसलिए मैंने वो नहीं डाली। ठीक है, तो ये वाली शिफ्ट का एक भी क्वेश्चन हमने कहीं भी यूज नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो ये डाल लेते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। आप हमेशा ये मत सोचिए कि सिर्फ इजी पेपर आपको मिलेगा, एक मॉडरेट लेवल का पेपर भी मिल सकता है। देखो ये एवरेज शिफ्ट अगर मैं बात करता हूं 2020 की एक एवरेज शिफ्ट अगर ऐसी हो सकती है, ठीक है, तो आपको एग्जाम में कुछ भी मिल सकता है। और ये पेपर किसी और ने नहीं कराया, एसएससी का सीजीएल का ही एग्जाम है और टीसीएस ने ही कराया है, किसी और वेंडर ने भी नहीं कराया। और वही टीसीएस हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर इस बार बना रहा होगा, टीसीएस ही बना रहा है, तो दे कैन गिव लाइक दिस। पिछले 2 सालों से पेपर इजी आ रहे हैं 21-22, तो उसमें कट ऑफ भी बहुत हाई आपको दिख रही है। 2022 में तो वैकेंसी जितनी ज्यादा थी तो चलो उसे छोड़ दिया, ठीक है, बहुत सारे नए बच्चे आए थे। 2023 के अंदर हमने देखा कट ऑफ 150 को टच करी। 2024 में ऑल्दो वैकेंसी बहुत अच्छी है, लेकिन नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो फॉर्म जिन्होंने फॉर्म भरा है वो 2022 जितने ही है, जबकि 2022 से आधी वैकेंसीज हैं। और क्योंकि 2022 वाले बच्चे जो जब एसएससी की फील्ड में आए थे वो लगातार तब से प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो 2024 को फिर से टारगेट कर रहे हैं। तो कंपटीशन 2024 में ऐसा नहीं है कि बहुत कम आपको मिलेगा, और 2024 में भी कुछ शिफ्ट तो हार्ड आएंगी ही आएंगी, तो उसमें इस तरीके का पेपर आपको देखने को मिल सकता है। और अगर बहुत ही ज्यादा तो कहते हैं इजी शिफ्ट एसएससी ने बनाई, तो भी आपको प्रिपेयर तो रहना, हर तरह के मॉक्स देते रहिए, आरबी के लाइव मॉक्स भी दीजिए, पीवाईक्यू मॉक्स भी दीजिए, ठीक है, और अलग प्लेटफॉर्म्स पे जो आपको फ्री मॉक्स मिलते हैं वो भी देते रहिए, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। ठीक है, किसी के बहकावे में आके कुछ भी डिसीजन मत लीजिए कि नहीं ये तो इरेलेवेंट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस तो एग्जाम में कभी आए नहीं है। भाई उन्होंने नहीं देखे हैं क्वेश्चंस, उन्होंने कभी प्रीवियस ईयर उनसे करवा के दे दूंगा ना, 4 शिफ्ट दे दूंगा, तो वो ये नहीं बता पाएंगे ये कभी एसएससी में पूछा भी गया है नहीं पूछा। हम 5 साल से आपको पढ़ा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आंखों के सामने ना आया हो या मैंने ना करवाया। चाहे प्रैक्टिस सेशन के तौर में यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री क्लासेस आपको देता हूँ, ठीक है, उसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है, जो क्लासेस होती हैं पेड क्लासेस उसमें सारी की सारी चीजें आपको कराई जाती हैं, ठीक है। तो हमारे दिमाग में सारे क्वेश्चन होते हैं कि इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, इस तरह की चीजें पूछी जा रही है एग्जाम में, लेटेस्ट में ऐसा पूछ रहा है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए टेस्ट क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। आप लोगों से यहीं विदा लूंगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।